come to the next point, that is the second form of private sector, that is the partnership. So in the first topic we will read about the sole proprietorship. Sole proprietorship means the single owner of the business. He is the only single owner. But in the partnership, more than two persons who are ready or agree to run a legal business. मतलब एक से ज्यादा पार्टनर जो विलिंग है अपनी इच्छा से किसी और पार्टनर के साथ अपना वर्क मतलब बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है, उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं. पार्टनर्स मीन्स मोर देन टू पर्सन हु आर विलिंग टू एग्री रन द बिजनेस. ठीक है, तो पार्टनरशिप मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप था, ऑलरेडी था बिजनेस, तो हम लोग को पार्टनरशिप क्यों आता है? कोई भी नया चीज क्यों आता है? जब किसी में कुछ डिसएडवांटेज होता है तभी एक नया चीज का फॉर्म होता है, उसमें कुछ डिमेरिट्स होगा तभी. सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा बिजनेस है, ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स होने की वजह से हमारा पार्टनरशिप फॉर्म हुआ. क्या डिमेरिट्स था कि सोल प्रोप्राइटर से हम लोग ह्यूज कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर सकते, मैनेजर स्किल्स अच्छा नहीं हो सकता था, हम लोग का डिसीजन मेकिंग जो था, इसकी वजह से हमारा एक पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, ताकि हम अगर एक पीपल से दो पीपल हो जाएंगे, दो पीपल हम लोग दो पर्सन हो जाएंगे, तो दो पर्सन का मतलब दो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होगा, तो इससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा. तो ये जरूरत थी हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म होने का. क्यों हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म हुआ? ताकि हम लोग अच्छा डिसीजन लेके हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो सके. तो partnership means when the more than two persons who are agree or willing to run the legal business, मतलब at a mutual agreement, मतलब अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ तो अपने वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उससे हम लोग पार्टनरशिप है. देयर मस्ट बी मोर देन टू पर्सन, बट मैक्सिमम देयर विल बी 50% इन ए पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में आप मोर देन वन पर्सन बट मैक्सिमम देयर विल बी मस्ट ओनली 50%. तो पार्टनरशिप फॉर्म्स को डिफाइन करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू देयर एक्ट, मतलब पार्टनरशिप का एक एक्ट आया था अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. तो अगर आप पार्टनरशिप एक्ट को 1932 के एक्ट से अगर डिफाइन करेंगे, दैट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट. ठीक है, अगर आपको जब भी पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखने के लिए बोला गया, यू हैव टू मस्ट डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1932. तो हमने पार्टनरशिप का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4. अगर आप इस तरह से लिख के देंगे, यू विल गेट अ बेटर नंबर फॉर द एनी एग्जाम. ठीक है, तो पार्टनरशिप के लिए ये एक्ट एक फॉर्म हुआ था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया गया था. ठीक है, so what is the definition? According to the Indian Partnership Act of 1932 Section 4, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. मतलब पार्टनरशिप का एक ऐसा जो रिलेशन बिटवीन द पर्सन है who agree to share the profit, मतलब जो बिजनेस का प्रॉफिट है एज ए एग्रीड रेशियो, और जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था पार्टनर्स में, उस अमाउंट में हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे टू कैरी द बिजनेस, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर, मतलब सपोज ए बी सी और 3 पार्टनर्स हैं, तो इसमें से तीनों में से एक को एक्टिंग रहना होगा पार्टनर से. सपोज बी और सी चला गया कहीं, किसी दिन हॉलीडे हो गया, तो ए को आज पार्टनरशिप में रहना पड़ेगा. अगर ए नहीं रहा तो बी को, मतलब तीनों में से एक को एक्टिंग रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं तीनों एक साथ छुट्टी पर नहीं जा सकते. ठीक है, और पार्टनरशिप में एक और भी हो सकता है, ये कभी भी इंस्टॉल हो सकता है, मतलब कभी डिसॉल्व हो सकता है. अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स में नहीं रहा तो वो कभी भी मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं फॉर्म्स को. तो अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट पर्सन हु एग्रीड, मतलब अगर आप पार्टनर्स एग्रीड है टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड टू कैरी द बिजनेस, अगर वो एग्रीड है देन द बिजनेस विल बी कंटिन्यू, अदरवाइज इट विल बी डिसॉल्व. कोई पर्सन अगर नहीं चाहेगा अमंग द एनी पार्टनर्स में, अगर कोई भी पार्टनर नहीं चाहेगा कि हम फ्यूचर्स में बिजनेस को कैरी करें, देन एट दैट टाइम द पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व. ओके, तो ये अलग अलग कंडीशन है, वो आपने बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हमने आज डेफिनेशन के साथ पढ़ा कि पार्टनरशिप इज द ओनली एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट टू कैरी आउट द बिजनेस एंड एनी वन इज एक्टिंग फॉर ऑल. तो कोई भी डेफिनेशन है पार्टनरशिप
पार्टनरशिप का 1932 एक्ट से आपका बेस्ट डेफिनेशन इज दैट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी कम टू द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स से हम लोग का मेरिट और डिमेरिट दोनों मिल जाए, दैट मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज को हम लोग मेरिट भी बोलते हैं, क्लियर, एंड डिमेरिट ऑल्सो। तो फीचर्स में हम लोग का आपका एडवांटेज भी रहेगा, डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डेफिनेशन से आपको मिल जाएगा मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन। तो पार्टनरशिप फॉर्म कब होता है? वेन मोर देन वन पर्सन इज विलिंग टू डू द बिजनेस। जब दो पार्टनर कंबाइंडली एग्रीड हो हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करें, उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। तो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप दैट मोर देन वन पर्सन इज एग्रीड इज फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। मोर देन वन, एक पर्सन में सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, उससे अगर एक जन ज्वाइन हो गया तो मोर देन वन पर्सन, दैट इज द मिनिमम नंबर विल बी 2 एंड द मैक्सिमम नंबर विल बी 50 इन द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट फीचर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। चाहे जितने भी पार्टनर्स है उन लोग के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल या एग्रीमेंट रहेगा कि बिजनेस को हम लोग किस तरह से प्रॉफिट करेंगे, सेल्स करेंगे, किस तरह से लॉस शेयर करेंगे, कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये हर चीज में एग्रीमेंट रहेगा, वेदर इट विल बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर रिटन होता है तो वो ज्यादा फेस होता है, ओरल आपके फेस के ऊपर रहता है, आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि आप फ्यूचर्स में कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते थे। लेकिन अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स रहता है वो सबसे बेस्ट होता है। कोई भी पार्टनरशिप में अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो बेस्ट है। ओरल का होने तो फिर भी कोई पार्टनर आपको उस चीज को लिए हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो उसमें भी आपको धोखा मिलता है। लेकिन अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है तो पार्टनरशिप के लिए बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पर जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप में भी ओरल और रिटन। क्लियर? तो सेकंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप दैट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, मतलब बिटवीन द पार्टनर्स। there is a agreement between all the partner whether it is written or oral. थर्ड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप से पढ़ा था कि अनलाइबिलिटी अगर कंपनी को कोई बिजनेस को लॉस हुआ, सॉरी कंपनी नहीं बोल सकते यहाँ पर बिजनेस बोलेंगे, अगर कोई बिजनेस को सपोज लॉस हुआ तो वो अपने पर्सनल एसेट से अपने लोन लॉस को या डेब्ट को रिकवर करना पड़ेगा। तो जैसे सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर is responsible for paying the unlimited liabilities. Here the partner is also responsible for paying all the unlimited liability as a personal asset. मतलब अपने पर्सनल अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसके पास ज्यादा उनका डेप्थ है तो वो अपने पर्सनल एसेट से तीनों पार्टनर्स में जो भी पार्टनर जितने भी पार्टनर्स होंगे वो पूरे पार्टनर वो अपने पर्सनल एसेट से वो लाइबिलिटी और डेप्थ को रिकवर करेंगे। क्लियर? ना नेक्स्ट पॉइंट इज द रिस्क बियरिंग। तो रिस्क बेयरिंग मतलब जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर इज एबल टू बेयरिंग द रिस्क, हियर इन द ऑल द पार्टनर इज आल्सो बेयरिंग द रिस्क वेदर इट विल फ्यूचर लॉस, ऑल द पार्टनर शेयरिंग ऑल द लॉसेस। अगर कंपनी बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स विल बी बियर ऑल द लॉस। सब पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज और जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स है जिस उसके हिसाब से वो अपने लॉस को भी रिकवर करेंगे। जिस तरह से वो प्रॉफिट रिकवर कर रहे हैं उस तरह से वो लॉस को भी रिकवर करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। ना नेक्स्ट फीचर में डिसीजन मेकिंग। एज अ पार्टनरशिप दे आर मोर देन वन पर्सन, सो डिसीजन मेकिंग ऑल्सो टेकन बाय ऑल द कंसेंट ऑफ द, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर देयर नो डिसीजन विल बी टेकन। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना हो बिजनेस के लिए सभी पार्टनर का कंसर्न जरूरी है। सब जितने ही पार्टनर सब एक साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, सबके राय लिया जाएगा, उसके बाद जो लास्ट एग्रीमेंट होगा सब उसमें एग्री होंगे कि हाँ ये डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन, देन दैट डिसीजन विल बी कंटिन्यू इन द बिजनेस। ठीक है? उस डिसीजन के हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा। तो हमारा डिसीजन मेकिंग यहाँ पर ऑल द पार्टनर मस्ट कंसर्न विद द डिसीजन मैटर्स ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर हमारे जितने भी पार्टनर्स रहेंगे
वो सब डिसीजन मेकिंग रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टनर डिसाइड करे और रेस्ट ऑफ द पार्टनर बस ऐसे बैठे, ऐसा नहीं। यहाँ जितने पार्टनर है, हर पार्टनर उस मैटर जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन रहेगा, सबका म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, एग्री होना जरूरी कि हाँ हम आपके डिसीजन से सहमत है, विल कंटिन्यू द बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन। क्लियर? 6th point is number of partners. So according to the partnership act, we know the partnership is formed, minimum there will be 2 partners and maximum there will be 50 partners. 50 partners से हमारा एक्सटेंड नहीं हो सकता पार्टनरशिप, 2 से स्टार्ट होके 50 तक रहता है, मतलब 50 तक के अंदर में हमारा पार्टनरशिप रहेगा, not more than 50%. So numbers of partners we know, the features of 6th feature of partnership that there will be must be 2 persons or maximum there will be 50%. Clear? Next, continuity. Continuity means here it doesn't matter the business will be continue in future or more. मतलब पार्टनरशिप का भी ये नहीं कि आपका बिजनेस कंटिन्यू होगा या नहीं, इट विल बी डिपेंड अपॉन द पार्टनर। अगर सपोज किसी पार्टनर का बिजनेस डेथ हो गया, अगर वो पार्टनर उसमें वर्क नहीं करना चाहता, उसको लॉस हो रहा, तो वो उससे रिटायरमेंट ले रहा, एट दैट टाइम द पार्टनर फॉर्म्स विल बी डिसॉल्व, उससे फॉर्म्स को डिसॉल्व हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, लेकिन उसके बाद वो नए फॉर्म से उसको स्टार्ट करता है, जो पुराना जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो क्लोज हो जाएगा, नए फॉर्म से वो बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसको। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पार्टनरशिप का कंटिन्यूटी जो है, रेगुलरिटी नहीं रहेगा कि हमारा वही बिजनेस आगे बढ़ता जाए, एक्सपैंड नहीं होगा। तो इनसफिशिएंट ऑफ पार्टनर्स कैपेबिलिटीज में भी हमारा बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है, अगर पार्टनर्स का कहीं डेथ हो गया, कुछ भी हो गया। क्लियर? तो दिस इज द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, that is more than 1 person, contractual relationship, unlimited liability, risk bearing, decision making, number of partner and continuity. Clear? Now come to the next point, that is the advantage or merits of partnership. तो हमारे पार्टनरशिप हर चीज में सबका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज, मतलब कोई भी चीज है उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों एक साथ रहता है। तो फर्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी मतलब हमारा पार्टनरशिप इजी फॉर्म पे, यहाँ भी हम कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, कोई भी 2 पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं और डिस्क्लोज भी कर सकते हैं विदाउट द कंसर्न ऑफ एनी गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटी। तो हमारा जो इजी फॉर्मेशन मतलब कोई भी आदमी 2 लोग या 3 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई से लीगल फॉर्मेलिटी नहीं, बट देयर विल बी म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। उन लोग के बीच में बस एग्रीमेंट होना चाहिए और ये कभी भी डिस्क्लोज हो सकता है। जब भी पार्टनर्स जो पार्टनर्स है उन लोग के बीच में अगर कोई भी एक पार्टनर अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो कभी भी फॉर्म्स को डिसॉल्व कर सकता है और अपनी प्रॉफिट्स को लेके फॉर्म को डिसॉल्व करे। फिर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहता है कि उस फॉर्म से कंटिन्यू करे, वो फिर एक नए तरह से फॉर्म स्टार्ट करता है, लेकिन वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? बैलेंस डिसीजन मेकिंग। सेकेंड एडवांटेज क्या है? बैलेंस डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्या हो रहा है? बैलेंस मतलब डिसीजन तो यहाँ पर सोर्स प्रोप्राइटरशिप भी ले रहा है, लेकिन यहाँ बैलेंस डिसीजन मतलब कई लोग अगर पार्टनरशिप में कई लोग हैं, ठीक है, तो जितने डिसीजन होंगे फिर सबकी राय अलग रहेगी, कोई अच्छा डिसीजन भी दे सकता है। तो वो सबको कंसर्न करने के बाद एक अच्छा डिसीजन दिया जाए जो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो, वो चीज डिसीजन है, इसलिए हम लोग उसको बोला जा रहा है बैलेंस। मतलब एक अच्छा डिसीजन हम लोग को मिला, मतलब क्या जितने मत उतने अच्छी राय मिले, मतलब सबकी माइंड एक जैसे नहीं होती। अगर सोल प्रोप्राइटर से सिर्फ सिंगल ओनर ही डिसीजन ले सकता है अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पार्टनरशिप में हम लोग को मोर देन 2% या कितने ही पर्सन है, तो सबका कंसर्न जो भी डिसीजन रहेगा वो मीटिंग में आकर कंसर्न किया जाए, उसके हिसाब से वो डिसीजन फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो देयर इज अ बैलेंस डिसीजन मेकिंग इन द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, शेयरिंग द रिस्क। तो जिस तरह से पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट शेयर कर रहा है, उससे वो रिस्क भी शेयर करेगा, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक पार्टनर एक ही ओनर है, जो लॉस हुआ अकेला बियर करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर सपोज पार्टनरशिप फर्म्स को लॉस हुआ तो जितने पार्टनर्स हैं सब लॉस को बियर करेंगे। तो अगर एक आदमी को अगर सपोज बहुत ज्यादा लॉस हो गया
तो वो रिस्क बियर नहीं करते, उसको तो इसका फॉर्म डिसॉल्व हो सकता था। लेकिन अगर पार्टनरशिप में क्या फायदा है कि सब पार्टनर थोड़ा थोड़ा लॉस को बियर करें, वो रिस्क को भी बियर करें। एज अ प्रॉफिट इज शेयरिंग, रिस्क इज ऑल्सो शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज द लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब as there is more than one partners, so there all partners bring the capital to invest in the business। मतलब पार्टनरशिप में क्या है, जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर जो आएंगे बिजनेस का वो अपने साथ एक कैपिटल लाएंगे। विदाउट कैपिटल दे डू नॉट इन्वेस्ट स्टार्ट आवर बिजनेस। तो जितने भी पार्टनर्स आएंगे वो एक अमाउंट ऑफ कैपिटल लाएंगे। तो जिस तरह से अमाउंट ऑफ कैपिटल लाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। आप भी बोलते हैं जितना मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना कैपिटल उतना हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो जितना हम कैपिटल लगाएंगे उतनी तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म इसलिए जब स्टार्ट हुआ था कि हम लोग को फाइनेंशियल जब जरूरत पड़े वो पार्टनरशिप फॉर्म से ही मिल सकता है। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं लाते हैं क्योंकि एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं को बिजनेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर दो। एक लिमिट है उनके पास, उतने लिमिट में इन्वेस्ट कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या था, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यही एक रीजन था जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म हुआ था। क्लियर? कि हमको फाइनेंशियल की जब जरूरत है तो हम कहाँ से लाएंगे। अगर पार्टनर्स अगर 10 पार्टनर्स है तो एक एक पार्टनर भी अगर यूज कर 1 लाख यूज है तो 10 लाख हुआ। लेकिन वही सोल प्रोप्राइटर से सिंगल है तो 1 लाख यूज है, तो कहाँ से हमारा फाइनेंशियल रोज कहाँ ज्यादा आ रहा है, पार्टनरशिप में आ रहा है। तो देयर इज अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, सिक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सिक्रेसी है या पार्टनरशिप में भी सिक्रेसी कि अपना अकाउंट आप गवर्नमेंट को नहीं शो कर सकते, ये अपने पार्टनर्स तक में रहता है। So you have to show the account within the partners. There is no other person who will inquiry our account। मतलब यहाँ पर आपका अकाउंट का कोई इंक्वायरी नहीं है, आप पार्टनर्स में आपका जो अकाउंट है प्रॉफिट है लॉस है वो पार्टनरशिप के अंदर ही रहेगा। So there is also a secrecy among the partnership firms that any decisions or management जो secret रहेगा, confidential files will kept among the partners। मतलब जो भी confidential files का प्रॉफिट है वो सब पार्टनर्स तक ही सीमित रहेगा, उसके अलावा और कोई नहीं ले सकता है। क्लियर? सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम लोग यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं क्योंकि ये सब जनरल नॉलेज है, आप लोग ने अकाउंट्स में ही पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में। इसमें हम लोग सिर्फ बोर्ड्स में हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स ही लिख रहे हैं। इसका हम लोग अपने स्टडी मटेरियल्स में आपका डिटेल से पूरा डिस्कशन करके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मेन पॉइंट्स ही आपको दे ताकि आपको सिर्फ समझाया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, तो जिस तरह से कोई चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने पढ़ा टीचर्स में कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर सपोज कोई भी फॉर्म्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेब्ट है तो वो अपने पर्सनल एसेट्स से वो लायबिलिटी को डेब्ट को रिकवर करेगा। तो यहाँ पर जो भी पार्टनर्स रहेंगे, अगर सपोज फॉर्म्स को लॉस हो रहा है तो वो अपने लॉस को कैसे रिकवर करेगा, बाय सेलिंग देयर पर्सनल एसेट। अगर फॉर्म्स के एसेट से उनका भरपाई नहीं हो रहा है, उनका डेब्ट रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो ऑल द पार्टनर्स वे रेडी अपने पर्सनल एसेट से भी उस लायबिलिटी को रिकवर करेंगे। क्लियर? इसका मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब यहाँ मतलब अपने पर्सनल एसेट्स को से भी वो पार्टनर अपने लायबिलिटी को हटा सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, नाउ यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोला जा रहा है? एज कंपेयर टू द कंपनी, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं कंपेयर किया गया, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज को एज कंपेयर टू द कंपनी पार्टनरशिप का रिसोर्स लिमिटेड है क्योंकि मैक्सिमम जैसे फाउंडेशन में पार्टनरशिप 50 से ज्यादा पार्टनरशिप आप नहीं, 50 मेंबर से ज्यादा पार्टनर्स नहीं बना सकते हो। तो आपको वो फाउंडेशन आप ज्यादा पार्टनर्स में हमारा रिसोर्स भी कम लिमिटेड है एज कंपेयर टू द कंपनी, नॉट अकॉर्डिंग टू द सोल प्रॉपर्टी से। सोल प्रॉपर्टी से यहाँ इसका फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनी, कंपेयरिंग टू द कंपनी, द पार्टनरशिप हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर? आज कंपेयरिंग टू द कंपनी से हमारा पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स नहीं हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कभी ऐसा कोई डिसीजन होता है जिससे एक पार्टनर एग्री है दूसरे पार्टनर्स नहीं एग्री है, देन दैट टाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स।
तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी होता है या कुछ डिसीजन मेकिंग से भी जो पार्टनर्स एग्री नहीं रहे, तो देयर मस्ट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सबका एक सोच नहीं रहता है, तो वो पार्टनर्स के ऊपर होता है कि वो किस तरह से बिजनेस को हैंडल करे। अगर पार्टनर्स में आपको एक है कि अगर आपको थोड़ा सा हार्मोनी लाना पड़े, मतलब इसमें ये है कि आपको कोई भी डिसीजन को आप ये नहीं कि आप सिंगल डिसीजन ले तो वही यूज हो, आपको कंसर्न विद द पार्टनर से ही आपका डिसीजन फाइनल होगा। बिना कंसर्न ऑफ पार्टनर योर बिजनेस विल नॉट रन। तो पार्टनरशिप में सबकी राय ली जाती है, तभी जाके आपका बिजनेस आगे रन होगा। अदरवाइज नॉट अ सिंगल ओनर विल नॉट एबल टू टेक अ फाइनल डिसीजन। क्लियर? कॉन्फ्लिक्ट इज, पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत हो रहा है क्योंकि हर आदमी हर की डिसीजन नहीं मान सकता, कुछ लोग अपने डिसीजन ही मनवाना चाहते हैं, तो वो एक रीजन है डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप में। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब अभी हमने बताया फीचर्स में कंटिन्यूटी क्या है। हमारा पार्टनरशिप में फॉर्म्स कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर कोई पार्टनर्स नहीं चाहता है कि हम फॉर्म्स को आगे बढ़ाएं, बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अगर किसी का अचानक डेथ हो जाए, कोई कुछ कारण से वो बिजनेस छोड़ना चाहते हैं, उसी समय हमारा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है और जो भी प्रॉफिट और लॉस थे वो सब पार्टनर से डिवाइड हो जाते हैं। अगर सपोज कोई पार्टनर बिजनेस करना चाहता है तो वो नेक्स्ट न्यू एग्रीमेंट और न्यू फॉर्म को स्टार्ट कर, लेकिन वो पुराना जो फॉर्म होता है वो हट जाता है। ये भी है कि लास्ट ऑफ कॉन्टेंट है कि वो बिजनेस जरूरी नहीं कि हमारा कंटिन्यूस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाए, या ऐसा नहीं है, वो बीच में कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, 2-4 साल के बाद कभी डिसॉल्व हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? लैक ऑफ हार्मोनी, लैक ऑफ हार्मोनी मीन्स कि कभी कभी होता है हम लोग पार्टनरशिप बनाए जाते हैं, हम लोग का पार्टनर का म्यूचुअल कंसेंट नहीं रह सकता है। कोई भी डिसीजन जो पार्टनर ले रहा हम उसको न लेकर दूसरा डिसीजन वो लेना चाहता है, उससे जो हमारा जो वर्किंग कोऑर्डिनेशन होता है उसमें हमारा इफेक्ट पड़ता है कि अगर उसका डिसीजन नहीं लिया गया मैनेजमेंट में तो वो पार्टनर सोचता है कि मेरा डिसीजन मेरी की कोई वैल्यू नहीं है, उस पार्टनर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो उससे क्या होता है जो हमारे कोऑर्डिनेशन मैनर्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो भी पार्टनरशिप में होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी कंसर्न होना सबका जरूरी है। ऑल द पार्टनर मस्ट बी कंसर्न while taking the decision making। तो कोई भी डिसीजन लेना विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर कोई भी डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो देयर इज अ लैक ऑफ हार्मनी अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? तो स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, how many parts of partnership form is divided? First, on the basis of time period, and second, on the basis of liability of the members. So, on the basis of time period, the partner is divided among the 3 parts. Clear? So, on the basis of time period, partnership at will. Partnership at will means the partners, the firm will be continuing for an indefinite period of a time. Means according to the will of the partners, the firm will be continue or dissolve। मतलब according to the will of the partners, firm continue रहेगा और dissolve। जब भी partners चाहेंगे, existing partner does not want to continue the business, the firm will be dissolve और continue। तो according to the partnership will में मतलब जब भी among the partners जो भी पार्टनर का वर्क बिजनेस नहीं करना चाहते तो उनकी इच्छा के ऊपर हमारा बिजनेस डिसॉल्व और कंटिन्यू होगा। क्लियर? तो यहाँ विल मतलब चाह, हमारी जब भी इच्छा रही, जो भी पार्टनर की इच्छा रही वो उनकी इच्छा पर हमारा फॉर्म डिसॉल्व और कंटिन्यू हो सकता है। क्लियर? तो पार्टनरशिप एट विल तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। दैट इज द फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप मीन्स दैट इज हियर द फिक्स पीरियड, दैट इज द फॉर्म इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपका जब भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उस समय एग्रीमेंट में आपको एज अ डील कर दिया जाएगा कि यू हैव टू कंटिन्यू द फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज से 2 or 3 years या 5 years। मतलब उस समय एग्रीमेंट में आपको कह दिया जाएगा आपको इतने साल तक या 5 years up to 5 years you have to continue the business, you have to dissolve the फॉर्म विद इन दैट पीरियड। मतलब जब तक आपका फिक्स है, जब एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया आपके 5 years तक का पार्टनर है, then within 5 years you have to continue the business for a partnership firm, we cannot dissolve the firm in the middle of the year। मतलब आपको मिडिल में आप उस फॉर्म को डिसॉल्व नहीं कर। whenever the time
पीरियड इज ओवर, द फॉर्म विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। मतलब जब भी आपका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? नाउ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप दैट मीन्स द पार्टनरशिप फॉर्म इज स्टार्टेड फॉर सम पर्टिकुलर वेंचर्स। जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म एक पर्टिकुलर वेंचर्स के लिए स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वेंचर्स मीन्स मतलब एक कोई टास्क या कोई कंप्लीशन ऑफ वर्क होने के बाद ही वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली विल बी डिसॉल्व। मतलब कोई भी फॉर्म ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो फॉर्म्स हो पार्टनरशिप पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है यू हैव टू कंटिन्यू दिस वर्क जो भी है देन यू हैव टू डिसॉल्व द फॉर्म। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है जिसका आपका पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है। जब जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है या वर्क आपका कंप्लीट हो जा रहा है वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज, सपोज फॉर द ब्रिज, तो ब्रिज के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एज अ पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, तो जब तक वो ब्रिज चल रहा है तब तक आपका पार्टनरशिप चलेगा। जैसे ब्रिज कंप्लीट हो जा रहा है आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। उस समय आपको किसी को बोलना नहीं, ऑटोमेटिकली दे विल डिसॉल्व देयर फॉर्म। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस और पर्टिकुलर वेंचर्स के लिए वो पार्टनरशिप चल रहा है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में that is a firm that is start for a particular venture. After the completion of that venture, the firm will be automatically dissolved. Clear? The next point on the basis the types of partnership में on the basis of the liabilities of the members. On the basis of the liabilities of the member, liability here means the debt of the members. One means partners के debt के ऊपर हमारा partnership form दिखा है। First is the general partnership. General partnership means here all the partners of the partnership forms where bear unlimited liability। मतलब जितने यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ये है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स सपोज कंपनी डेब्ट में, सपोज पार्टनरशिप फॉर्म डेब्ट में चल रहा है, तो at that time the partners can pay the debt of the creditors from the personal asset। मतलब अगर कंपनी एसेट्स नहीं दे पा रहा है, कंपनी के एसेट नॉट इज फुलफिल द रिकवर द डेब्ट्स ऑफ द क्रेडिटर्स, देन द पार्टनर्स आर एबल टू पे फ्रॉम द पर्सनल एसेट। मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म्स का कोई भी डेब्ट अगर क्रेडिटर्स का डेब्ट नहीं हो पा रहा है अगर कंपनी के एसेट से, देन दे विल सेल द पर्सनल एसेट टू रिकवर द डेब्ट ऑफ द क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर्स के डेब्ट को पे करने के लिए पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर सकते हैं। तो जनरल पार्टनरशिप में ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो भी लायबिलिटीज है अमंग ऑल द पार्टनर्स हैव टू सेल देयर, अगर क्रेडिटर्स को डेब्ट नहीं रिकवर हो रहा दे कैन सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी टू रिकवर द डेब्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। क्लियर? जो भी लायबिलिटीज है मेंबर्स के सॉरी पार्टनरशिप के फॉर्म वो ऑल द पार्टनर्स को सेल करना पड़ेगा और सबको पे करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटीज में दो टाइप के पार्टनर होते हैं, एक जनरल पार्टनर होते हैं, एक स्पेशल पार्टनर। जनरल पार्टनर किसको बोलते हैं? टू बियर द अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने अनलिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में बताया। अनलिमिटेड लायबिलिटीज मतलब अगर क्रेडिटर इज नॉट एबल टू रिकवर द डेब्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, देन द पार्टनर्स विल सेल द पर्सनल एसेट टू रिकवर द डेब्ट। मतलब अगर क्रेडिटर्स का डेब्ट नहीं रिकवर हो पा रहा तो जो पार्टनर्स अपने डेब्ट से अपने पर्सनल एसेट से डेब्ट को रिकवर करता है। तो यहाँ लिमिटेड लायबिलिटीज में दो टाइप के पार्टनर होते हैं। फर्स्ट इज द जनरल क्लियर एंड स्पेशल पार्टनर। तो ये जैसे जितने भी पार्टनर, सपोज 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, तो 1 पार्टनर इज जनरल, अदर 4 आर स्पेशल पार्टनर। तो इस पार्टनरशिप में एक पार्टनर जनरल पार्टनर हो रहे, अदर 4 आर स्पेशल पार्टनर। जनरल पार्टनर क्या करता है? वो बियर करता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो भी डेब्ट होता है वो पूरा भरपाई अपने पर्सनल एसेट से भी करेगा। लेकिन स्पेशल पार्टनर्स हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उनको एक लिमिटेड में दिया जाएगा कि हैव टू पे द डेब्ट according to the if the form is not contained we can sell the assets of the firm। तो स्पेशल पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब फिक्स्ड है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है। क्लियर? लिमिटेड लायबिलिटीज में
तो स्पेशल पार्टनर्स के और क्या फीचर्स है? ये डज नॉट टेक द फंक्शन वन द पार्ट ऑफ द डिसीजन मैनेजमेंट फंक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, डिसीजन अगर मैनेजमेंट फंक्शन में नहीं ले सकते हैं स्पेशल पार्टनर्स। ठीक है, कोई इनका अकाउंट नहीं शो कर सकते हैं क्योंकि बियर तो लॉस ये करा तो तब ये मालिक से ये नहीं बन रहा। तो ही इज द मेन हेड ऑफ द फर्म, जनरल पार्टनर इज द मेन हेड ऑफ द फर्म एंड दे आर द वर्किंग पार्टनर्स। मतलब वर्क करेंगे लेकिन जो भी डिसीजन फाइनल डिसीजन है वो तो जनरल पार्टनर्स लेंगे। क्लियर? तो मतलब लिमिटेड लायबिलिटीज में क्या होता है, एक पार्टनर पूरे लॉस को बियर करता है, बाकी जो अदर पार्टनर्स है लिमिटेड लायबिलिटीज बियर करते हैं। मतलब जो भी कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का डेप्ट है एक को पूरा पहले भरपाई करना पड़ेगा जितना भी है, अपना पर्सनल एसेट भी सेल करना चाहे तो उस पर्सनल एसेट से भी उसको रिकवर करना होगा। लेकिन अदर पार्टनर का उसको डिवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो और द शेयरिंग रेशियो, जो भी रेशियो उस रेशियो को डिवाइड कर दिया जाएगा कि हैव टू पे द डेट अकॉर्डिंग टू द रेशियो, और जो भी इनका एग्रीमेंट में लिखा जाएगा हैव टू पे दिस डेट अकॉर्डिंग टू दियर डेट। तो जो भी एग्रीमेंट रहेगा वो लिमिटेड लायबिलिटीज में स्पेशल पार्टनर्स के ऊपर रहेगा द लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर? हैव यू, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस अगर पूछ किया जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, देन यू हैव टू डिस्कस ओनली 3 पार्ट्स, द पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड period of partnership and particular partnership. But if we are on the basis of liability of the member, you have to discuss only these 2 points, the general partnership and the limited liabilities of partnership. Clear? Next we will discuss the types of partnership. So the different types of partnership are active partnership, clipping partnership, secret partnership, nominal partnership, and the nominal partnership is again partnership divided the nominal partners by each of us and a nominal partner by holding out. Clear? तो टाइप अभी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पर। अब हम लोग क्या डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्स्ट मतलब पार्टनर्स में जो बना के हम लोग फॉर्म एक तैयार कर रहे हैं उसको पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में मतलब जो फर्म्स में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, तो कौन से लोग एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन सीक्रेट पार्टनर, तो वो डिस्कस करें। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एक्टिव पार्टनर। एक्टिव मीन्स तुम लोग भी ऑलरेडी जानते हो एट जनरल नॉलेज। एक्टिव मीन्स जो हर चीज में पार्टिसिपेट करे। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनर, एक्टिव पार्टनर मीन्स who take part in all the decisions of the partnership firm। मतलब मैनेजमेंट फंक्शन भी पार्ट करेंगे, प्रॉफिट भी बियर करेंगे, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी वर्किंग प्रोग्रेस है तो वो पार्टनर सब में पार्टिसिपेट रहेगा। Active partners are those partners who take a part in every function of the management, every decisions of the management, even he bear all the profit and loss, he invest the capital, he take a loan also, he withdraw the money also। मतलब जो भी पार्टनरशिप में जो भी है वो एक्टिव पार्टनरशिप में आता है। तो एक्टिव पार्टनर्स है जो हर चीज में पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन है उसमें ही पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या अकाउंट्स हो रहा है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, क्या हमारा मटेरियल यूज हो रहा है, कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक्टिव पार्टनर्स में वो हर में पार्टिसिपेट लेकर रहा है। तो क्लियर? वी नो द मीनिंग ऑफ एक्टिव पार्टनर। नाउ नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग मतलब आप लोग को स्लीपिंग के मतलब से जानते हो वो सोता रहेगा, ऐसा नहीं सोता है, मतलब ही डज नॉट टेक अ पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट डिसीजन। His only work is to invest the money in the partnership firm। वो सिर्फ मनी इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट जो होगा वो लेगा, बाकी कोई वर्क नहीं करेगा। क्या मैनेजमेंट का डिसीजन है, कितना प्रोडक्शन है, वो उनका काम है। His work is to only invest the money, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट लेना है। जो भी एग्रीड रेशियो, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो he is taking the part of the profit, but he does not take a part in the management decision fixed function। डिसीजन मैनेजमेंट का जो डिसीजन फंक्शन में कोई पार्टिसिपेट, स्लीपिंग पार्टनर का कोई वर्क नहीं रहेगा। ही इज नोन एज द स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को एज ए डॉर्मेंट पार्टनर भी बोला जाता है, डॉर्मेंट पार्टनर्स। क्लियर? तो स्लीपिंग पार्टनर का भी अंडरस्टैंड। Now, there is a secret partner. Secret partners means
secret partners means those partners who give the capital, who take the management decisions, but he was not known by others. मतलब वो फॉर्म में सब कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट का फंक्शन भी लिया, लेकिन इसमें शो नहीं करेगा कि एज अ पार्टनर वो फॉर्म्स में है, मतलब किसी के सामने नहीं आएंगे कि वो कोई भी एज अ पार्टनर उसमें काम कर रहे हैं, मतलब एज अ मैनेजमेंट के सामने वो शो नहीं होगा एज अ पार्टनर ऑफ द फॉर्म। वो एज अ सीक्रेट है, मतलब उनका हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हर वर्क में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एज अ अंदर मतलब पीछे से वर्क करना है, पीछे से गाइड करेंगे, वो शो ऑफ नहीं करेंगे कि एज अ पार्टनर ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब उनका सब चीज रहेगा, वर्किंग पर्सन उस पार्टनर्स में फॉर्म्स में इंक्लूड है या नहीं। क्लियर? दैट इज द नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मीन्स द पार्टनर्स हु इज नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म। That means he will not invest any capital, he will not take any management functions, he will not take any share of profit and loss, not bear any unlimited liability। मतलब वो as a not a मतलब as a सिर्फ as a he was involved in the partnership for the firm's reputation and goodwill। वो फर्म के रेपुटेशन और गुडविल से बस इन्वॉल्व है, वो कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेगा, कोई प्रॉफिट नहीं लेगा, कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, बस एज अ शो एज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म्स कि आपको एज अ रेपुटेशन लेने के लिए कि हम इस फर्म्स के पार्टनर्स हैं, बस उसी को बोलते हैं एज ए नॉमिनल पार्टनर, बट ही इज नॉट अ रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब ये एक रियल नॉमिनल पार्टनर क्या था, एज अ रियल पार्टनर, नॉट अ रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, इज एज अ शो, मतलब शो किया जा रहा है कि ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म, लेकिन उनका कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, नो लॉसेस शेयरिंग, नो अनलिमिटेड लायबिलिटीज, सिर्फ ऐसा है बस फर्म्स का गुडविल के लिए वो फर्म्स में इन्वॉल्व है। क्लियर? दैट इज नोन एज द नॉमिनल पार्टनर। The nominal partner again dividing the nominal partner by estoppel and the nominal partner by holding out। Nominal partner by estoppel means मतलब the person who has say in his own word or conduct himself as a partners of a partnership firm। मतलब जो पर्सन खुद से कहे कि हम उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, बट हिज डिसीजन विल नॉट टेकन। यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स उसको हम पार्टनर्स ऑफ एस्टोपल, वो अपने से कह रहा है कि हम इस फर्म के पार्टनर्स हैं और मतलब उनका कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। सपोज मिस्टर एक्स वांट्स टू टेक अ लोन, ठीक है, एंड मिस्टर ए इज अ पार्टनर ऑफ एस्टोपल, ए इज अ पार्टनर है, ए पार्टनर है एज अ एस्टोपल। इनका काम है सिर्फ अगर कोई लोन लेना चाहे तो वो उसको लोन डेप्ट को दे, उस लोन को दे एज अ रेपुटेशन, एज अ गुडविल ऑफ द फर्म्स के लिए वो उसको लोन दे, मतलब एज अ फाइनेंशियल हेल्प बोल सकते हो तुम, फाइनेंशियल हेल्प तो बोल सकते हो। ये अपने से कह रहा है कि हम एज अ पार्टनर्स ऑफ दैट फर्म, मतलब हम पार्टनर, हम अब खुद बोल रहे हम एज अ पार्टनरशिप ऑफ दैट फर्म, ठीक है। लेकिन एज अ एस्टोपल मीन्स सपोज ए कोई आ रहा है लोन लेने पार्टनरशिप फर्म से, तो एट दैट टाइम मिस्टर एक्स ए इज एस्टोपल पार्टनर, तो जो एक्स लोन लेने आ रहा देन द पार्टनर ए विल गिव द लोन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, मतलब अपनी गुडविल अपनी रेपुटेशन शो करने के लिए वो एज अ इस पार्टनरशिप फर्म से इन्वॉल्व है। क्लियर? आई विल गेट नो अबाउट व्हाट इज द पार्टनरशिप और एस्टोपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू मस्ट लर्न दिस। ओके, द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यहाँ पर क्या था, नॉमिनल पार्टनर एस्टोपल मतलब पार्टनर खुद से कह रहा है कि हम इस फर्म के पार्टनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर क्या जो यहाँ पर बोला, यहाँ पर जो पार्टनर वो खुद से नहीं कह रहा है, किसी और के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म। क्लियर? तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पार्टनर इटसेल्फ सेइंग कि हम फर्म से पार्टनर है, लेकिन इसमें क्या है, पार्टनर बाय अदर सेइंग। किसी और के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पार्टनर्स एज अ फर्म्स में पार्टनरशिप फर्म्स है। क्लियर? तो पार्टनरशिप फर्म्स जो भी है इट्स सेइंग, मतलब यहाँ पर एस्टोपल में अपने खुद से बोल रहा है कि हम एज अ पार्टनरशिप फर्म्स है, और सपोज किसी को अगर लोन की जरूरत है तो वो
external partners provide a loan to that particular. But here, जैसे ना सपोज मिस्टर एक्स को लोन की जरूरत है, अब मिस्टर ए इज द पार्टनर ऑफ द फर्म, तो वो नहीं बोल रहा, कुछ बोलेगा नहीं, साइलेंट मोड में रहा, जो भी स्टेटमेंट है कुछ बोलेगा नहीं, हमको लोन प्रोवाइड करना है. लेकिन जो मिस्टर एक्स जो लोन लेने आ रहा है वो कहेगा यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड यू शुड प्रोवाइड अ लोन टू मी. क्लियर? मतलब कोई बाहर से आके आपको अगर पार्टनर्स इन्वॉल्व किया जाएगा, यू आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड यू शुड हैव टू गिव द लोन फॉर पर्टिकुलर पर्सन. Clear? So these are the types of partnerships. You all must read the definitions of these partnerships, types of partners. Clear? Short